इमरान खान के स्टेटमेंट्स देखती हूँ, वज़रा के जो स्टेटमेंट्स आते हैं, उससे मुझे ये साफ लगता है कोई पैनिक सिचुएशन है, इनका जो अंजाम है वो बहुत करीब है। जो मैं इनके हालात देख रही हूँ, मुझे ये महीनों और हफ्तों की नहीं, चंद दिनों की बात नजर आ रही है। कारकर्दगी बुरी है, कारकर्दगी है ही नहीं। जहाँ नाअहली, नालायकी, महंगाई, बेहिसी, लाकानूनियत के फेलियर के अंबार लगे हों, पाकिस्तान अब ये हुकूमत एक दिन के लिए भी अफोर्ड नहीं कर सकता। अस्सलाम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, मरियम नवाज ने आज एक बार फिर हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। मरियम नवाज ने हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि हुकूमती कारकर्दगी ना होने के बराबर है। अवाम अब हुकूमत को एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। नाकामियों के अंबार हैं। हुकूमत घबरा रही है और हुकूमत जाने की बात अब हफ्तों या महीनों नहीं बल्कि दिनों की रह गई है। ये हैं वो तमाम दावे जो आज एक बार फिर मरियम नवाज की जानिब से किए गए। बिलाशुबा महंगाई है, बिलाशुबा अवाम मुश्किलात से दो चार है, और इस पे भी कोई शक नहीं कि हुकूमती जमात पर अपने ही तनकीद कर रहे हैं। लेकिन मरियम नवाज के दावों के मुताबिक आखिर दिनों में हुकूमत कैसे घर जाएगी और आखिर ये मुमकिन कैसे होगा? इस तमाम मामले पर मेरे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 11 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, अगर मरियम नवाज के मुताबिक हुकूमत के घर जाने की बात अब दिनों की रह गई है तो इसका तरीकाकार क्या होगा? सवाल नंबर 2, क्या हुकूमत किसी आईनी तरीके से घर जाएगी या एक बार फिर किसी गैर आईनी तरीके से हुकूमत को घर भेजा जाएगा? सवाल नंबर 3, अगर ऑपोजिशन इस वक्त एक पेज पर नहीं तो आखिर हुकूमत में घर जा सकती है? सवाल नंबर 4, पीडीएम के जलसों में इससे पहले भी कई बार हुकूमत गिराने की तारीखें दी गई थी। क्या मरियम नवाज की जानिब से आज किया जाने वाले दावा भी उनके पुराने दावों की तरह गलत साबित होगा? सवाल नंबर 5, जो ऑपोजिशन मिलकर हुकूमत के खिलाफ मार्च निकालने के बजाय दो अलग अलग लॉन्ग मार्च कर रही है, वो ऑपोजिशन इस हुकूमत को क्या दिनों में घर भेज सकती है? सवाल नंबर 6, अगर हुकूमत वक्त से पहले बहरान की सूरत हाल का आखिर जिम्मेदार कौन होगा? सवाल नंबर 7, वो ऑपोजिशन जो पंजाब सेनेट और कौमी असेंबली में तब्दीली के लिए नंबर्स पूरे नहीं कर सकती, क्या ऐसी ऑपोजिशन हुकूमत गिरा सकती है? सवाल नंबर 8, मरियम नवाज के दावे के मुताबिक अगर हुकूमत जाने की बात अब महीनों या हफ्तों नहीं बल्कि दिनों की रह गई है तो मियां नवाज शरीफ की वापसी की बात भी अब महीनों या हफ्तों नहीं बल्कि दिनों की रह चुकी है। सवाल नंबर 9, मरियम नवाज के दावे के मुताबिक अगर हुकूमत जल्द जा रही है तो आइंदा हुकूमत नून लीग की होगी या पीपल्स पार्टी की? क्या ऑपोजिशन ने कोई हिकमत अमली तैयार कर ली है? सवाल नंबर 10 है तो मुस्लिम लीग नून में वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार कौन होगा या अभी तक ये बहस जारी है और फैसला नहीं हुआ? सवाल नंबर 11, मरियम नवाज के मुताबिक बात अब चंद दिनों की है, अगर यह दावा दुरुस्त है तो क्या यह किसी डील के बगैर मुमकिन है? इन तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से मंसूर साहब? जी बहुत शुक्रिया अयाज साहब। अयाज साहब, सबसे पहले जरा 4 के टोले की बात कर लें। सुना है मुस्लिम लीग नून के 4 लोग बड़ी किसी अहम शख्सियत से मिले हैं और उन चारों में से आपका नाम भी लिया जा रहा है कि जी वज़ारत उज़्मा के लिए आपने भी अपना नाम जो है वो फॉरवर्ड किया था। क्या कितनी हकीकत है इस बात में? एक तो ये बेचारे टैक्टिक्स जो यूज कर रहे हैं बौखलाहट में, ये बड़े अजीब से टैक्टिक्स हैं, बड़े छोटे टैक्टिक्स हैं। एक तो पहले बताएं कि ये जो कह रहे हैं ना कि 4 का टोला गया था किसी को मिलने, तो वो फवाद चौधरी साहब तो सोफे के पीछे फिट भी नहीं आ सकते, तो ये कैसे वहां पे थे? नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको एक चीज कैटेगोरिकली बता दूं कि अगर मुशर्रफ के पीरियड में, मार्शल लॉ के पीरियड में हम लोग नहीं टूटे और अल्लाह ताला की मेहरबानी से खड़े रहे, अगर आने वाले जितने ये एपिसोड है उसमें कोई नहीं टूटा, नैब FIA ये पिछले 3-3.25 साल से उन्होंने जो अंधा कानून जिसे कहना चाहिए नैब का, उसका सामना कर लिया, तो आपका ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब को कोई इस वक्त छोड़ेगा और उनसे ये कहेगा? वो 4 जो कहते हैं ना प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट है, वो चारों नाम में लिख लीजिए, मोहम्मद नवाज शरीफ, मोहम्मद नवाज शरीफ, मोहम्मद नवाज शरीफ और मोहम्मद नवाज शरीफ। अगली बात मैं बताता हूँ, देखिए ये वोट बैंक है मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का। ये जितना वोट बैंक PMLN, ये उनकी मेहनत का नतीजा है कि आज उनके पास इतने
करोड़ों लोग जो हैं जो उनके वोटर हैं और सपोर्टर्स हैं। जी। और आज भी आप जाएं तो वो हमें यही कहते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब कब आएंगे, हम तंग आ गए इन लोगों से। आप मुझे नहीं, आप खुद किसी वक्त दिन निकलिएगा मंसूर साहब और जाके जरा देखिएगा। तो ये इस तरह की बातें बड़ी बचकाना बातें, इनको तो प्लीज सीरियसली ना लिया करें। ये बहुत ही नॉन सीरियस बात है। और इस पे मैंने कल थोड़ा सा देखा प्रोग्राम हो रहे हैं, आज भी आपके फोन कॉल से मुझे अंदाजा हुआ कि इस इशू पे प्रोग्राम हो रहे हैं, बट ये एक बहुत ही गैर संजीदा बात है। मैं वसूख से कह सकता हूं कि हमारे सीनियर्स में एक इंसान भी, एक मेंबर भी वजारत उज़्मा का उम्मीदवार नहीं है। जो मियां नवाज शरीफ साहब फैसला करेंगे वो होगा। और अभी तो जब बात होगी तब की बात है, तो इसलिए कोई ऐसी चीज नहीं। यहाँ तक कि शहबाज शरीफ साहब भी उम्मीदवार नहीं है। जब तक मियां साहब हमारे पार्टी कायद जो हैं, जब तक वो फैसला नहीं करते तब तक कोई भी नहीं है। तो ये बड़ी बचकाना अप्रोच है इनकी। बस हंसी आती है। मैं तो कल से हंस रहा था, मुझे 2-3 और टेलीविजन से आए, मैंने कहा ऐसी चीजों को आप लोग सीरियसली लेते हैं, इससे क्या जवाब दिया जाए। नहीं, लेकिन अयाज साहब आप फरमा रहे हैं कि शहबाज शरीफ भी अभी तक वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नहीं है, तो यानी उनका नाम भी अभी तक फाइनल नहीं हुआ? नहीं, हमें तो किसी ने कन्वे, हमारी पार्टी में नहीं कन्वे किया, तो वो अभी तक नहीं है। अगर मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि शहबाज शरीफ कैंडिडेट हैं तो हम लबैक करेंगे, सारे बड़ी खुशी से कहेंगे। अच्छा, हुकूमत की जानिब से अयाज साहब जो कहा गया है वो ये है कि जी 4 लोग जो है, तो उनका जो क्लेम है वो ये फरमाते हैं कि जी 4 लोग तो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं, लेकिन इसके अलावा भी 4 का एक टोला जो है वो इस बात पर मुज़ाकरात कर रहा है कि मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाजत दे दी जाए और सारी पार्टी जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो है संभाल लें। शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं। शाहिद खाकान साहब भी ऐसी बात कभी नहीं करेंगे। ऊपर से जो हमारी पार्टी है वो तो मियां नवाज शरीफ साहब के नाम से चलती है ना, इसीलिए मुस्लिम लीग नून है। और हमारा वोट बैंक, आप मेरे हल्के को ले लें, मेरे हल्के में मेरा ख्याल है 10 वोट मेरे होंगे और वो 1,08,000 जो वोट हैं वो सारे मुस्लिम लीग नून के हैं, नवाज शरीफ के। तो इसलिए ये कहना कि जी वो 4 लोग हैं, वो कह रहे हैं कि जी इनको आउट कर दें, क्यों आउट कर दें? क्या मरियम नवाज एक क्राउड पुलर नहीं है? क्या नवाज शरीफ साहब के ऊपर जान देने के लिए बहुत से लोग तैयार नहीं? मेंबर्स के अलावा मैं पब्लिक की बात भी कर रहा हूँ। तो क्या शहबाज शरीफ साहब हमारे कायद नहीं, हमारे सदर नहीं है? क्या हमजा ने मेहनत करके, हमजा साहब ने जो जिस तरह यूनियन काउंसिल लेवल तक वो लोगों को जानते हैं पंजाब में, तो क्या हम अपने एसेट्स को उनको कहेंगे जी आप बाहर चले जाए ताकि हमें दे दें? ये तो बड़ी नॉन पॉलिटिकल और बचकाना सी बात है। तो फिर अयाज साहब, इसमें अगर जो डीजी आईएसपीआर ने बात कही थी कि जी बताएं कौन है जो डील कर रहा है, किसके साथ डील कर रहा है, तो ये कहना क्या दुरुस्त होगा कि मुस्लिम लीग नून की एस्टैब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म की कोई गुफ्तगू शुनीद, कोई टॉक्स, कोई डील नहीं हो रही है इस वक्त? मेरी नॉलेज में कोई डील नहीं है। मुझे उन्होंने जब ये डीजी आईएसपीआर की स्टेटमेंट आई तो मुझे कहने लगे कि जी ये आपको जवाब है। मैंने कहा मुझे जवाब नहीं है। मेरे जितने इंटरव्यूज हैं उसमें मैंने कैटेगोरिकली कहा है, ना मैं किसी का मैसेज लेके गया था, ना मैं किसी का मैसेज लेके वापस आया हूँ। मैं मिलने गया था, मिल के मैंने उनके साथ वक्त गुजारा और बड़ा अच्छा वक्त गुजारा है, और मैं फिर जाऊंगा और फिर इंशाल्लाह उनके साथ वक्त गुजारूंगा। ना किसी का मैसेज लेके जाऊंगा और ना कोई उन्होंने मैसेज देना है जो कि मैं यहाँ लेके आऊंगा। तो ये सब बातें हैं सारी, ये कोई ऐसी चीज नहीं है। अयाज साहब, आज मरियम नवाज साहिबा मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी तो उनसे पूछा गया कि जी इमरान खान साहब की हुकूमत को घर भेजने की बातें होती हैं, ये कब होगा? तो उन्होंने फरमाया कि जी महीनों नहीं, हफ्तों नहीं, बल्कि दिनों की बात है। अब अगर ये जो दिनों की बात आती है तो जाहिर बात है इस वक्त जो नंबर गेम है उससे तो ये मुमकिन ही नहीं लगता कि ये हुकूमत घर जा सकती है या उसको कोई खतरा हो, अनलेस और अनटिल किसी किस्म की कोई डील ना हो जाए या कोई गैर आईनी चीज ना हो जाए। तो मरियम नवाज साहिबा किस तरह कह रही हैं कि दिनों की बात रह गई है? देखिए, मैंने तो महीना शायद हो गया, शायद महीने से भी ज्यादा हो गया, मैंने कहा था कुछ बड़ा होने वाला है, और मैं आज भी मेंटेन करता हूं कि पॉलिटिकली कुछ बड़ा होने वाला है। क्या पाकिस्तान इमरान खान साहब की नाअहली तब तक बर्दाश्त करेगा, खुदा न खास्ता जब हम बैंकरप्सी की तरफ चले जाएं? तो ये हालात इस तरह कभी नहीं चल सकते। ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं, पाकिस्तान के नुकसान में है। और आप देख लीजिएगा, पॉलिटिकल सेंस होती, मैं कभी प्रेडिक्शन नहीं करता, मैं कभी, बट मेरा सिक्स सेंस ये कहता है कुछ होने वाला है।
और मैंने अपने 25-30 साल के पॉलिटिकल कैरियर में कभी ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी, कभी वो प्रिडिक्शन नहीं की, इसलिए कि ना मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं, ना मेरे पास वो इल्म है, और अल्लाह ताला के अलावा कोई फ्यूचर नहीं बता सकता। मगर एक बात है कि इन हालात में पाकिस्तान एक एक दिन जो जा रहा है वो पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, और ये बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और अयाज साहब एक और बात बताइएगा कि बिलावल भुट्टो साहब ने आज एक प्रपोजल दिया है कि जी अगर आप मेरी कही हुई बात के ऊपर चलें और मेरे प्रपोजल के मुताबिक चलें तो हम नो कॉन्फिडेंस वोट जो है वो ला सकते हैं। पीडीएम अगर इस बारे में राजी हो जाए तो उनकी तजवीज पे गौर किया जा रहा है। देखिए, ये मैंने स्टेटमेंट उनकी नहीं देखी, बट मैं एक बात आपको बता दूं, यूसुफ रजा गिलानी साहब के इलेक्शन में और ये जब 30 जॉइंट सेशन में बिल आए थे, मैं भी लोगों के साथ मिल रहा था, दोस्तों के साथ, इसलिए कि हमारे बड़े काबिल एहतराम दोस्त हैं कुछ पीटीआई में, और मेरा अल्लाह ताला की मेहरबानी से सारी जमातों के साथ एक अच्छा ताल्लुक है, चाहे गवर्नमेंट हो अपोजिशन हो, आज से नहीं 2002 से। तो मेरे दोस्तियां, ताल्लुक और राब्ते सिर्फ तब नहीं होते जबकि कोई पॉलिटिकल हमने बात करनी होती है, बट बगैर किसी एजेंडा की भी मुलाकातें होती हैं। मैं आपको ये वसूख से कह सकता हूं कि इनको समझ नहीं आएगी कि इनके नीचे से जमीन किस तरह खिसक गई। और अयाज साहब, आप ही ने क्लेम किया था नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से कि बहुत जल्द उनकी भी वापसी हो सकती है। ये जो बहुत कुछ बड़ा होने जा रहा है जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे, इसमें नवाज शरीफ साहब की वापसी भी कनेक्टेड है? हमारी तो दुआ भी है और ख्वाहिश भी है, और मैं तो जब वहां गया तो मैं नवाज शरीफ साहब से कहने लगा कि जी मेरे साथ ही चले चलें, बट उन्होंने अपनी चीजें देखनी, और मैंने इससे जो स्टेटमेंट्स भी दी थी, मैंने कहा था दिसंबर में भी आ सकते हैं, मैंने 20 जनवरी को जाना है, तो तब हो सकता है मैं साथ लेके आऊं, हो सकता है उसके बाद आए, बिकॉज ये चीजें प्रिडिक्ट ही इंसान कर सकता है। ये जब होनी होती है तो पता ही नहीं चलता कितनी तेजी से हो जाती, और इंशाल्लाह वो आएंगे, और आके उनकी पार्टी है, वो वहां से भी पार्टी अपनी उनके टोटल कंट्रोल में है, और यहाँ भी अल्लाह ताला की मेहरबानी से एक हमारा मेंबर नेशनल असेंबली का नहीं टूटा, बल्कि प्रोविंशियल असेंबली के भी वो लोग ही गए हैं जिनको हमसे शायद गलती हुई थी, जिनको हमने टिकट दे दिए थे, जो ना कभी हमारे थे और ना कभी हमारे हो सकते हैं। उसके अलावा कोई नहीं गया। ये हमारी स्ट्रेंथ है। लोकल बॉडीज इलेक्शन यहाँ हुआ कैंटोनमेंट बोर्ड्स का, वहां के भी रिजल्ट आपके सामने। तो ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि नवाज शरीफ साहब से लोग मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, और उनकी परफॉर्मेंस आज लोग याद कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस, नवाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस लोग बार बार रिपीट करते हैं कि जी वो होते तो ये ना होता, वो होते तो ये इतनी महंगाई ना होती, वो होते चीजें कंट्रोल में। मैं इस्लामाबाद जब जाता हूँ, आई सिंसियरली टेल यू, मुझे लगता है कि देयर इज नो गवर्नमेंट ओवर देयर, और डेफिनेटली देयर इज लॉट ऑफ पैनिक इन इस्लामाबाद। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सरदार अयाज साहब हमसे गुफ्तगू करने के लिए। नाज़रीन, अयाज सादिक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, उनका क्लेम और क्या मुलाकात हुई या नहीं हुई उस पर भी आपने उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुन लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सिलसिले में क्या राय रखती है ये जानते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सरदार अयाज सादिक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो कि कैटेगोरिकली डिनाई कर रहे थे कि जी कोई मुलाकातें नहीं हो रही, किसी किस्म की कोई मुलाकातें नहीं हैं। वज़ारत उज़्मा के अगर कोई उम्मीदवार हैं तो वो फ़िलहाल सिर्फ नवाज शरीफ हैं, और नवाज शरीफ ही फैसला करेंगे, अगर करेंगे, कि अगला वज़ीर आज़म जो है वो पार्टी की तरफ से उसका कैंडिडेट कौन होगा। इसके अलावा जो बाकी बातें थी वो आपने भी सुनी। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सदाकत अली अब्बासी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून से सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और सेनेटर पलविशा खान साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। सदाकत साहब, ये सारी गुफ्तगू मेरे ख्याल में अयाज सादिक साहब की आपने भी सुनी। उन्होंने डिनाई किया, उन्होंने कहा जी कोई मुलाकातें नहीं हैं, ये बिलावजह हुकूमत की जानिब से एक फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा है। हमारे यहाँ वज़ारत उज़्मा का सिर्फ एक ही उम्मीदवार है, हमने तो अभी तक शहबाज शरीफ का नाम भी फाइनल नहीं किया, तो ये हो किस तरह सकता है कि अभी से इस किस्म की बातें शुरू कर दी जाए? सर, ये किस तरह पता लगेगा कि कौन सच बोल रहा है? मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया। अगर आपने सच देखना है और डील की तारीख देखनी है तो आपको वो सरूर पैलेस वाली यहाँ का जाना याद है, और वहाँ जाके मक्के मदीने में बार बार झूठ बोलना कि हमारी कोई डील नहीं है, याद है? फिर साद अरीरी कहा कि यहाँ कागज लहराना, उनका मान जाना कि नहीं 10 साल नहीं 5 साल की डील है, वो याद है?
जब साद अली ने कागज आके दिखाए हमारे सामने कि 10 साल की डील है और साइन हुए में, उसके बाद खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला आपको याद है। रही बात कि ये क्यों इस तरह कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि इन्होंने 3.5 साल अपने मेंबर्स को झूठे लारे दिए, बुलंदो बांग दावे किए, कभी एक तरफ का बयानिया मुफाहमत का, फिर मजामत का, फिर मुफाहमत का, और उसके बाद तारीख पे तारीख, पीडीएम का बनना, पीडीएम का टूटना, लॉन्ग मार्च की तारीख, इस्तीफों को धमकियां, क्या हम इस्तीफे देंगे, सेनेट का इलेक्शन ना लड़ना, फिर हार जाना, कानून साजी रोकने के लिए सुबह शाम धमकियां देना, एक ऑपोजिशन के बंदे इनके मिलने के दावे करना, अपने टिकट बांटने के दावे करना। सर लेकिन ये सदाकत साहब ये फिर दावे दिनों की बातें क्यों कर रहे हैं सर? मरियम नवाज कहती है जी दिनों की बातें रह गई हैं। अब आपको वो याद है, एक 8 दिसंबर की तारीख थी मंसूर, आप भी बड़ा कुछ दिनों में बड़ा वावेला था, और उसके बाद 31 दिसंबर को आर या पार होना था, वरना इन्होंने वापस हमें शक्लें नहीं दिखानी थी। मरियम साहबा तो वही हैं जिनकी ना लंदन में कोई प्रॉपर्टी है और ना पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी थी। तो मुझे बताएं कौन सी बात सच है? आप इतना सीरियस क्यों ले रहे हैं इनको? ये समझें कि ये मजामत करते करते आज पांव पकड़ने, गला पकड़ते पकड़ते आज पांव पकड़ने और थोड़ी पकड़ने तक आए हुए हैं, और इनका अब मेरा ख्याल है कोई भी तदबीर चल नहीं रही। अपने जो टूटी हुई पार्टी है उसको जोड़ने के लिए ये लारे और ये तारीखें दे रहे हैं। अदरवाइज कोई भी इनका जो समझदार मेंबर है वो करप्ट लीडरशिप का जो वजन उठाने के लिए अगले इलेक्शन में तैयार नहीं है। आपने सदाकत साहब आपने फरमाया ये पहले भी दावे कर चुके हैं। आपने भी सुना कि वो आ रहे हैं, और वो नहीं आ रहे तो उनको ये पता है कि ये तब आएंगे जब इनको कोई डील मिलेगी। तो ऐसी हालात में पार्टियां टूटती हैं और लोग छोड़ जाते हैं, और ये मेरा ख्याल है अब दीवार पे लिखा हुआ है। नाज़रीन, ये सदाकत साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि माजी के अंदर भी मरियम नवाज इस किस्म के कई दफ़ा दावे कर चुकी हैं, ये हकीकत है। पिछले तकरीबन 1.5 साल में हमने मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ये चेक किया, हमारी रिसर्च टीम ने इसको नोट किया कि कितनी दफ़ा मरियम नवाज हुकूमत गिराने के और दावे कर चुकी हैं, तारीखें दे चुकी हैं। ज़रा आप भी मुलाहिजा कीजिए। ये हुकूमत इंशाअल्लाह ताला आखिरी धक्के के बाद जाने वाली है। 8 तारीख इस साल के खत्म होने से पहले 400-500 सीटें जब आ जाएंगे, तुम्हारा एक दिन इस मुल्क में वजीर आजम, जाली वजीर आजम रहना मुश्किल है। अब या आर या पार इंशाअल्लाह। ये आपने गुफ्तगू सुनी। अफनान साहब, ये हकीकत है, सदाकत साहब जो बात कर रहे हैं, डीलों की तारीखें आप लोगों की हैं, तारीखें देने की तारीखें आप लोगों की हैं, वो तारीखें आज तक कभी पूरी नहीं हुई। और आज भी मरियम नवाज साहबा ने बात कह दी कि जनाब बात दिनों की रह गई है। सदाकत साहब ये कहते हैं कि जनाब आप इनको इतना सीरियसली क्यों लेते हैं? मुझे कोई एक वजह बताइए कि वाकई हम आपके इन दावों को वाकई सीरियसली लें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी होती है वो आपकी हमेशा कामयाब नहीं होती। आप बहुत दफ़ा कोशिश करते हैं मगर वो ये एक स्ट्रगल होती है। जिन लोगों ने स्ट्रगल की हो उनको पता होता है कि स्ट्रगल कैसी होती है। जो लोग क्या कहते हैं, खुद जूते चाट के क्या कहते हैं अपना टिकटें लेके आ जाएं, उनको क्या पता है कहते हैं कि जिन्होंने किसी ने किसी जनरल के पास जाके कहा कि मुझे नेशनल असेंबली की टिकट दे दो, इस तरह के लोग अगर आ जाएं तो उन्हें क्या पता कि स्ट्रगल क्या होती है। हमने 1999 में मार्शल लॉ लगा, 2008 में हमारी हुकूमत वापस आई पंजाब में, वो जो उसके बाद 2013 में विफाक में हमारी हुकूमत वापस आई। तो हमने हमारी स्ट्रगल थी, हम दोबारा भी घुमा लेंगे मामला। हम लोग पहले भी इस तरह करते रहे हैं, हम दोबारा भी कर लेंगे। हम इस बात को मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमारी कमिटमेंट इस मुल्क के 22 करोड़ लोगों के साथ है। हमारी कमिटमेंट जो है और इसके अलावा किसी के साथ नहीं है, और हम 22 करोड़ लोगों के मुफाद को प्रोटेक्ट करेंगे। हमने पहले भी किया, आइंदा भी करेंगे। हमने अगर करप्शन करनी होती तो हम कब्जा माफिया बन जाते। हम जाके कब्जे करते लोगों के घरों के ऊपर, लोगों की जमीनों के ऊपर, और उसके ऊपर अपने होटल बनाते। अगर हमने करप्शन ही करनी होती तो फिर हम ये करते। हमें क्या जरूरत है इतनी एफर्ट करने की? और आसान होता है बड़ा, क्या कहते हैं कि आप जो है वो जालिम जाबिर या कहते हैं हुक्मरान के आगे सर झुका दो। ये तो बड़ा आसान। डॉक्टर साहब मुझे फॉर्मूला बता दीजिए, मुझे फॉर्मूला समझा दीजिए कि आप ये दिनों की जो बातें करते हैं, दिनों में हुकूमत किस तरह जाएगी। सर आप मुझे जरा फॉर्मूला समझा दें। देखिए, हमने ये कहा है कि एक आईनी और कानूनी तरीका है जिसके तहत जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई जा सकती है। अच्छा। और नो कॉन्फिडेंस मोशन के अंदर अगर आप ये बात ध्यान में रखें कि हमारे 162
वोट हैं नेशनल असेंबली के अंदर जी। अगर कोई इत्तेहादी इनसे टूटता है या इनके अपने जैसे अभी आप नूर आलम खान का आपने देख लिया मामला, ठीक है, इस तरह के और भी बहुत सारे MNAs हैं, तो वो जो है अगर वो अपनी जगह से सिरकते हैं तो बहुत करीब करीब है ना मामला। अच्छा। 162 से अगर आप देखें कि मामला अगर ध्यान में रखा जाए तो ये बड़ा थिन इनकी बड़ी क्या कहते हैं स्लिम मेजॉरिटी है। अच्छा। तो उसको सामने रखते हुए इस बात का इम्कान जरूर है कि अगर बैसाखियों की मदद इनको नहीं होगी और हम उम्मीद करते हैं कि नहीं होगी, तो फिर ये हुकूमत गिराई जा सकती है। तो वो बैसाखियों की मदद फिर आपके पास आ जाएगी? नहीं, हमें तो जरूरत नहीं है ना। देखें, हमने लोकल बॉडीज का पंजाब में अभी कंटोनमेंट का इलेक्शन हुआ, हमने झाड़ू फेर दिया पूरे के पूरे पंजाब में। अच्छा। हमने जो है वो अभी लोकल बॉडीज का KPK में हुआ, हमारे इत्यादी हैं जमात उलमा इस्लाम, उन्होंने झाड़ू फेर दिया। ठीक। तो डील की उन्हें जरूरत होती है जो खुद अपनी काबिलियत के ऊपर ना टिकट ले सके और ना वो इलेक्शन जीत सके, उनको डीलों की जरूरत होती है। 25 जुलाई 2018 को डब्बे भरे, जिनके लिए डब्बे भरे जाएं। अच्छा। जिनको वो खुद इस काबिल ना हो तो उनको डीलों की जरूरत है। हमें डीलों की कोई जरूरत नहीं है। हम जिस दिन इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, हम झाड़ू फेरेंगे पूरे पंजाब में। ठीक है, ठीक है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह। अच्छा, बिलावल भुट्टो साहब ने, क्योंकि आपने नो कॉन्फिडेंस वोट की बात की, बिलावल भुट्टो साहब ने नाज़रीन आज एक इन लोगों को प्रपोजल दिया है, PDM को एक प्रपोजल दिया है। वो प्रपोजल क्या है जरा सुनिएगा एक दफा। अगर वो अपने मौक़िफ़ से हट रहे हैं, अगर वो मेरे मौक़िफ़ मान रहे हैं, अगर वो अपने इस्तीफ़ा के मौक़िफ़ छोड़ रहे हैं, अगर वो मेरा जो स्ट्रैटेजी है एतमाद का उस पर भी आ रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली मेरा ख्याल में ज़्यादा इम्कान है कि हम मिलके काम करें। ये बिलावल भुट्टो साहब ने जो कुछ कहा, पलवेशा साहबा, इसमें क्या फ़र्क है? ये अफनान साहब जो पहले थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जी इनके इत्तेहादी जो है हमसे मिल जाएं या जो लोग नाराज़ हैं वो हमसे मिल जाएं, इसमें बिलावल भुट्टो साहब का फॉर्मूला क्या है एग्जैक्टली? देखिए, कोई नया फॉर्मूला तो नहीं है। फॉर्मूला वही है जो पहले कहा, और इत्तफाकन तारीख में, इतनी पुरानी तारीख भी नहीं, लेकिन ये माजी करीब में जो बातचीत होती रही PDM के टूटने के वक्त, जो चीज़ सामने एक उसका जो है बाइस बनी, वो इस्तीफे थे। फिर आपने देखा कि इस्तीफे देने से तकरीबन तमाम जो PDM की जमातें थी वो पीछे हट गई। आज तक उन्होंने इस्तीफे जो है वो नहीं दी। लिहाजा फॉर्मूला वही था कि आप इस्तीफे ना दें। उस बात पे गो के PDM टूटी, जो मैं समझती हूँ एक नुकसान था। और लेकिन बात वही साबित हुई, अगर उस वक्त हम थोड़े से जो है होश के नाखून ले लेते और एक हॉकिश एलिमेंट जो है वो ना हावी आता और ये तमाम जो बदमज़गी हुई ना होती, तो अभी तक ये कोई इतना बड़ा वो ऑब्जेक्टिव नहीं था जो अचीव नहीं हो सकता। आपने देखा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के जब इलेक्शन हुआ उस मौके पर, उसके बाद सेनेट में एक भी वोट इधर से उधर नहीं हुआ, तमाम जमातें जो थी वो इकट्ठी थी। लिहाजा ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो ना हो सके। और ये फॉर्मूला भी वही है कि इस्तीफों के बजाय आप इकट्ठे होकर अदम एतमाद की तहरीक की तरफ आए। अच्छा। जो कि बिलावल साहब ने पहले भी कहा था। अब चूंकि मामलात उसी तरफ आ गए हैं कुदरती तौर पर कि इस्तीफे किसी ने नहीं दिए, तो जाहिर है नेक्स्ट स्टेप अगर तो ऑपोजिशन पार्टीज जो है वो ये कोई फैसला कर लेती हैं कि हमने ये करना है, उसके लिए मौजू वक्त ढूंढ लेती हैं, अपने राब्ते कर लेती हैं। और उसमें से जैसे कहा कि अगर कोई ऐसी बैसाखियां हैं तो वो बैसाखियां वापस खींच ली जाती हैं। लेकिन वैसे मैं ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि इस वक्त कोई बैसाखी किसी के काम नहीं है। अच्छा। हुकूमत का काम भी नहीं आएगी, क्योंकि अब वो बैसाखियों वाला वक्त जो है वो गुजर चुका है। क्योंकि देखिए ना जी, पार्टियां अब इस वक्त ये कहना कि कोई पार्टी टूट रही है, मैं इसको लॉजिकली गलत समझती हूँ। पार्टियां टूटती तब है, देखिए चौथे साल में ऑपोजिशन की पार्टी कभी नहीं टूटेगी। चौथे साल में हुकूमती पार्टियां टूटती हैं और बिखरती हैं, यह हमेशा से होता आया है। ऑपोजिशन की पार्टी जो है वो कभी भी चौथे साल में नहीं टूटती। इस और ऐसे माहौल में या तो ऐसे हो कि कोई तैयब उर्दगान की तरह इतना पॉपुलर हो कि वो लोग जो है उसकी खातिर जो है सड़कों पे मरने मारने को तैयार हो जाए, टैंकों के नीचे लेटे हैं, वो हालात तो या नहीं है। लिहाजा इस माहौल में टूटती तब जब मियाँ साहब जेल गए, या टूटती तब जब जरदारी साहब जेल गए और उनकी बहन को आधी रात को जो है आपने देखा कि किस तरीके से अस्पताल से घसीट कर जेल पहुंचाएगा। तब वो वक्त था कि लोग प्रेशर महसूस करते, लेकिन जब उस प्रेशर से लोग निकल आए हैं तो अब कोई बैसाखी
या कोई चीज मैं नहीं समझती कि इस वक्त काम आएगी। ठीक। और हर शख्स ने समेत सदाकत अब्बासी साहब के इलेक्शन लड़ना है। जिसने इलेक्शन लड़ना है उसने आगे देखना है कि उसको क्या चीज उसके रास्ते में रुकावट है। इस वक्त सबसे बड़ी रुकावट एक कैंडिडेट, उम्मीदवार और उसके वोट के दरमियान ये जो है बल्ले का निशान है। जिसके हाथ में बल्ले का निशान है, मैं समझती हूँ वो उसकी सबसे बड़ी जो है वो नाकामी साथ जेब में लेकर चलेगा। लेट मी टेक अ ब्रेक। उसके से भी ये सवाल करते हैं, क्योंकि जो टारगेट है, जो थोड़ी देर पहले डॉक्टर अफनान जो बता रहे थे कि जनाब इनके जो नाराज अरकान हैं, और उसमें नूर आलम खान का भी उन्होंने जिक्र किया। नूर आलम खान पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हुआ करते थे, उनको आज जो शो कॉज नोटिस है वो कल सर्व किया गया था। और शो कॉज नोटिस इस बात का था कि जनाब आपने हुकूमत के ऊपर, आपने इमरान खान साहब के ऊपर क्यों तनकीद की। उन्होंने कहा था कि जनाब इन लोगों के नाम जो है वो ECL के ऊपर डाल दिए जाएं। और बाकी अगर इन्हीं नाराज अरकान के बलबोते के ऊपर हुकूमत के लिए कोई टफ टाइम आ गया तो हुकूमत फिर क्या करेगी? सवाल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही थी दिनों में हुकूमत जा सकती है, ये कहना था मरियम नवाज का। और डॉक्टर अफनान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनका यह कहना था कि जी कई ऐसे नाराज अरकान हैं जो इस हुकूमत के खिलाफ वोट देने के लिए तैयार हो सकते हैं। नाराज अरकान क्या राय रखते रहे हैं इस हुकूमत के हवाले से, जरा सुनिएगा। रज़ाक दाऊद जो इस मुल्क की इकोनॉमी को देख रहा है, उसकी इंडस्ट्री को देख रहा है, खान साहब का नजदीक तरीन एडवाइजर है, वो अरबों रुपए का प्रोजेक्ट उसने लिया। तो ये क्या कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और करप्शन नहीं है? पता नहीं कौन से सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, कौन से ऐसे लोग इसमें वारद हुए कि जिसने इस सड़क को रिंग रोड 2 बना दिया। एक नया रूट बनाया गया, इसमें हमें ऑन बोर्ड भी नहीं लिया गया। इसमें बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट इन्वॉल्व हैं, बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के रिश्तेदार इन्वॉल्व हैं, हाउसिंग सोसाइटियों वाले रिश्तेदार हैं, बड़े बड़े टाइकून इन्वॉल्व हैं। ये 3 रोज जितने भी हैं, मैं आपको बताऊं सर, इन सब के ECL में नाम डाल लें आप, इंशाल्लाह पाकिस्तान ठीक हो जाएगा सर। ये आपने गुफ्तगू सुनी। इनमें से अहमद जवाद और नदीम अफजल चंद इस वक्त कौमी असेंबली के मेंबर नहीं है, लेकिन नूर आलम खान वो कौमी असेंबली के मेंबर हैं। इसके अलावा बेजर ताहिर सादिक भी जो हैं वो इस हुकूमत के हवाले से काफ़ी कुछ पहले बोल चुके हैं। राजा रियाज वो भी बहुत कुछ बोल चुके हैं। जहांगीर तरीन साहब का पूरा एक ग्रुप है इस वक्त जो कौमी असेंबली के अंदर भी मौजूद है, पंजाब असेंबली के अंदर भी मौजूद है। मेरे ख्याल में ये सारा कुछ सुनने के बाद सदाकत अली अब्बासी साहब, अब आपको आइडिया हो गया होगा कि ये लोग किस एरिया को टारगेट कर रहे हैं। नाराज अरकान को टारगेट करना चाह रहे हैं, और आप लोगों ने अभी रिसेंटली उनको शो कॉज नोटिस भी जारी किया। ये है वो फॉर्मूला जिसके मुताबिक ये आप लोगों की हुकूमत को गिराना चाह रहे हैं। जी मंसूर, आपकी बातों में बड़ी मेहरबानी। आपने दोनों अहमद जवाद साहब और नदीम अफजल चंद साहब का बता दिया कि वो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है दोनों, वो पार्टी तंजीम के साथ अहमद जवाद साहब का कोई इशू था, और नदीम अफजल साहब जो शिकायत कर रहे हैं वो ब्यूरोक्रेसी की शिकायत कर रहे हैं। अगर गल इत्थे नूर आलम ते रह गई है ना, तो फिर तुम सुलह ही कर लो। ये समझते हैं ना बात। अगर सारी जंग का आपका मोहरा और आपका सारा उसका जो पिलर है वो अगर नूर आलम की नाराजगी पे है, तो फिर तुम ना ही समझो। अच्छा मंसूर साहब, ये नूर आलम साहब पहले ही कुछ 6 महीने से इनका इशू चल रहा है और इनका जाती इशू है। मैं मेजर ताहिर सादिक के साथ आज भी बैठा रहा, राजा रियाज और मैं कल और परसों 2 दिन इकट्ठे थे। नूर आलम का इशू है और नूर आलम का मामला पार्टी ने टेकअप कर लिया है। तो मुझे आप बताएं, अगर नूर आलम बिलफर्ज नूर आलम एब्सेंट हो सकते हैं, हो जाएं, तो फिर क्या होगा? अभी आपको मुंह की खाना पड़ी आज से 3 दिन पहले इस तरह के बुलंदो बांग दावे, ये हो गया वो हो गया, हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे। मुझे समझ नहीं आती कि ये दोबारा से वो किस तरह इतना एतमाद ले आते हैं कि पिछली दफा मुंह की खाने के बाद अगली दफा फिर बातें करते हैं। रही बात जो परवेज़ साहिबा ने की कि जी ऑपोजिशन नहीं टूटती, हुकूमत टूटती है, तो परवेज़ साहिबा अगर ऑपोजिशन इमरान खान की तरह और डी चौक में खड़ा होकर सीना तान के अपने लोगों की ऑपोजिशन करे तो फिर ऑपोजिशन तगड़ी होती है। ये जो हमेशा डीलें करके सरूर पैलेस में और लंदन में छुप जाएं और सजाएं होने के बावजूद वो बीमारी का बहाना करके बैठे रहें, इस तरह के लोगों की पब्लिक में कभी पजीराई नहीं होती। आप जरा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जरदारी साहब का बयान भी याद रखें कि अगर उन्होंने ऑपोजिशन करनी है तो वो यहां आए, तो वो जब मर्जी हो वो बीमार हो जाते हैं, जब मर्जी हो ठीक हो जाते हैं, सहूलत के मुताबिक उनके प्लेटलेट कम हो जाते हैं, सहूलत के मुताबिक बढ़ जाते हैं, सहूलत के मुताबिक उनका ऑपरेशन होना होता है, जब सहूलत होती है तो ऑपोजिशन उनका ऑपरेशन नहीं होना होता।
इस तरह की बातें करने से पाकिस्तानी अवाम इतनी सादी नहीं है, उनको पता है ये ड्रामे, ये ढकोसले, ये जो चीजें ये अवाम के लिए नहीं, ये लूटा हुआ पैसा बचाने के लिए, अपने आप को केसों से हटाने के लिए और किसी डील के इंतजार में ये सब कुछ किया जा रहा है। ऐसे लोगों की पार्टियां कभी कायम नहीं रहती और ऐसे लोग जो खुद अपने भांजे भतीजों के जरिए, भाइयों के जरिए पार्टियां चलाएं, उनके नीचे जो जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर्स होते हैं, जो इलेक्टेबल्स हैं, जिन्होंने कल इलेक्शन लड़ना है, वो इस तरह का लीडरशिप का, करप्ट लीडरशिप का भार नहीं उठा सकते। तो ये चीजें जो आज 4-4 लोग जाके आगे डीलों की ऑफर कर रहे हैं और नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में खड़ा होने की बातें कर रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं है, इसके पीछे वजन है। हाँ, अगर ऑपोजिशन के पास कोई अचीवमेंट होती, कोई एक वादा इनका पूरा हुआ होता कि हम इस्तीफे दे देंगे, हम लॉन्ग मार्च कर लेंगे, हम आर या पार कर देंगे, तो शायद कोई इनको सीरियस लेता। ये मंसूर जिसे कहते हैं ना डंग टपाऊ पॉलिसी है, अगला लारा दे के ये 4 दिन और गुजारेंगे कि जनाब हमने खत्म कर देना। मुझे आप बता दें मंसूर, वो क्या तरीका है आईनी और कानूनी जिसके तहत ये हुकूमत को खत्म करेंगे, या वो क्या मुख्तलिफ बात है मरियम साहबा की कि जो पिछली दफा जो 23 उन्होंने वादे ये सदाकत साहब 3.5 साल में, उनसे मुख्तलिफ है। सदाकत साहब, ये उतना ही आईनी तरीका है जिस आईनी तरीके से पिछले इलेक्शन हुए थे। कैसे 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 था मुझे बताएं। मैं कह रहा हूं आईनी तरीके से ना, आपने आईनी तरीका फरमाया, मैंने कहा आईनी तरीका वही है जिसके तहत पिछले इलेक्शन हुए। निगरान हुकूमत बनाई, सुने, निगरान हुकूमत बनाई, निगरान हुकूमत के बाद इलेक्शन रूल्स आए, इलेक्शन रूल्स में बड़े बड़े जलसे हुए, तूफानी पूरे पाकिस्तान में जलसे हुए। एक पार्टी जो पिछले साल जिसने 4 साल ऑपोजिशन की थी, 5 साल, वो जीत के आई। मुझे बता दें उस तरह का क्या तरीका है आपकी, कोई अगर कोई डब्बे लब बात है वो तो मैं नहीं समझता। मैंने तो यही कहा ना, मैंने सर यही फरमाया कि आईनी तरीका ना, आईनी तरीका जो जिस आईनी तरीके से पिछले इलेक्शन हुए थे, उसी आईनी तरीके से ये लॉन्ग मार्च पहले कर रही है, नून लीग लॉन्ग मार्च बाद में कर रही है, इस्तीफों पे इनका इत्तेफाक नहीं है, और क्या अदम एतमाद वो करना नहीं चाहते। तो मुझे बता दें क्या तरीका, कैसे हुकूमत जाएगी। अफनान साहब, मेरे ख्याल में आप इसका जवाब दीजिए क्योंकि प्लान तो आप लोगों का है, और सदाकत साहब की इस बात का जवाब दे दीजिएगा कि गल अगर नूर आलम खान तक आ गई है ना तो फिर तो सुलह कर लो तो बेहतर है। देखिए, बात यह है कि खाली नूर आलम का मामला नहीं है, और भी बहुत सारे लोग हैं जैसे जिनके आपने नाम लिए वो हैं, और भी ग्रुप हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी सामने भी नहीं आए, जिनसे हमारी बातचीत होती रही है, वो इनकी परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा तंग है। अच्छा। आप देखें ना कि इतनी ज़्यादा महंगाई है, इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी है, हर इकोनॉमिक, ऑलमोस्ट हर इकोनॉमिक इंडिकेटर आपका जो है वो नीचे जा रहा है। उसके अंदर उसके ऊपर आप मिनी बजट लेके आते हैं, तो उसके बाद आप मजीद महंगाई लेके आ रहे हैं, तो क्या आवाम जो है वो खुश होगी? नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब माजरत के साथ अगर महंगाई की वजह से ही हुकूमत जानी होती तो मेरे ख्याल में हुकूमत तो पिछले 1.5 साल पहले ही जा चुकी होती। अगर महंगाई की बुनियाद थी, लोगों ने पैसे खर्च करके इलेक्शन लड़े हुए हैं, वो अपना 5 साल का दौर तो पूरा करना चाहेंगे ना। अवाम की महंगाई, अवाम की परेशानियों का इतने अगर होता तो वो वैसे ही अपनी सीटों से इस्तीफा दे देते। वो नहीं दे रहे ना इस्तीफा, वो आज भी पीटीआई के साथ खड़े हैं। अभी इन्होंने जो मिनी बजट जो पास करवाया है अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ करवाया ना। अगर लोगों को इतने खिलाफ होता तो वो इनके खिलाफ वोट करते कौमी असेंबली के फ्लोर पे। देखिए 168 वोट पड़े हैं इनको कौमी असेंबली के, और सिंपल मेजॉरिटी 173 है। ठीक है, तो 5 तो वो भी कम है। अच्छा चलें, तो एक तरह से अगर देखा जाए तो ये अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन्होंने लेना होता तो वो तो सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं बनती थी उस दिन। ठीक है, और इन्होंने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया, और उसके अंदर ये वाला मामला भी था कि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि चलो जी, इनके ही लोग कह रहे थे कि मुल्क के वफाद में है उनके मुताबिक। अच्छा। अब बात ये है कि हमारी जो तहरीक है ना उसके अंदर हम ज़ाहिर हमारा मुकाबला है, या कहते हैं इनसे तो नहीं है, पीटीआई वाले इस काबिल ही नहीं है कि इनसे कोई सियासी तौर पे मुकाबला किया जाए। ये तो बैसाखियों वाली सरकार है, तो हम जो है हम मुकाबला कर रहे हैं, और हम जो है वो इंशाल्लाह पहले भी हम प्रीवेल हमने किया है। हम पहले भी हमने जो है किससे मुकाबला कर रहे हैं? अगर आप इनसे नहीं कर रहे तो कर लेंगे, और हम दोबारा भी ले आएंगे। और जो बात रह गई है ये वाली कि जी हमने डेट दी, इन्होंने कितनी 5 साल डेटें दी थी, रोजाना डेट पे 5 साल ख्वार होते रहे पूरे पाकिस्तान में, एंड में निकला गया। तो दूसरों को जो है, और इमरान खान तो अंपायर की उंगली वाला लीडर है। अच्छा, अंपायर की उंगली के बगैर तो वो कुछ कर ही नहीं सकता। ठीक है, उसकी जद्दोजहद शुरू होती है परवेज मुशर्रफ से, उधर से उसके बाद वो कौन सा जर्नल है जिसके साथ उसने नहीं क्या कहते हैं गिराव। ये आगे हमें बताएंगे क्या कहते हैं जमहूरियत कैसे चलती है, जिनका यही नहीं मालूम कि इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी,
अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा जमानतें जब्त हो जाएंगी। ये हालात है इस वक्त। अच्छा। मैं आप लोकल बॉडीज का इलेक्शन उठाएं, केपीके का, आप कंटोनमेंट का लोकल बॉडीज का इलेक्शन उठा के देखें। ये अपने हल्कों में नहीं जा सकते। इनका एक लीडर आमिर कैनी अपने हल्के में गया, उसके साथ जो हुआ पूरे पाकिस्तान ने देखा। तो ये बातें, भाषण देना बड़ा आसान काम है। जिस दिन मामला जो है वो जिस दिन जो होगा ना, डॉक्टर साहब ये अभी पलवेशा साहिबा ने, अवाम जो है सारा का सारा मामला बराबर करेगी। ये जो पिछले 5 साल इन्होंने लूटा है ना इस मुल्क को, इन चोरों ने, ये सारे के सारे कब्जा माफिया, लैंड माफिया, शुगर माफिया, होटल माफिया इस मुल्क पे काबिज हो गई है, फर्नेस माफिया इस मुल्क पे काबिज हो गई है। सारे मिलके माल बना रहे हैं और आगे टीवी में भाषण दे रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों को क्या होना चाहिए? पाकिस्तान के आवाम को पता है कि आप लोग कौन है। आपकी असलियत जो है वो इस मुल्क के लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। डॉक्टर साहब सवाल ले लीजिए। किसने बनाया? डॉक्टर साहब एक सवाल ले लीजिए। ये पलवेशा साहिबा थोड़ी देर पहले जो फरमा रही थी कि जी हम जो बात कर रहे थे कि आए जी हमारे साथ मिलिए, हम तो आज भी वही फॉर्मूला दे रहे हैं जो हम पहले दे रहे थे। आप लोगों ने इस्तीफों की बात कर ली, इस्तीफे तो आप लोगों ने भी नहीं दिए। तो फिर बात तो फिर बिलावल भुट्टो साहब की दुरुस्त साबित हुई ना। आप लोग उधर ही आके खड़े हुए कि हाँ जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के साथ ही इस्तीफे दिए बगैर ही हम तब्दीली लेकर आए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो आप लोगों को मशवरा दे रही थी फिर तो दुरुस्त हुआ ना। देखें, बात यह है कि इस्तीफों वाला मामला सिर्फ उस वक्त कामयाब हो सकता था कि हम तमाम जो लोग, तमाम पॉलिटिकल पार्टी थी पीडीएम की, उस वाली पीडीएम की, वो सब इस्तीफे देते। मिसाल के तौर पे अगर सब इस्तीफे देते तो सिंध असेंबली टूटती। ठीक है। पंजाब में बहुत बड़ी मेजॉरिटी जो है वो मतलब ऑलमोस्ट हाफ जो है वो लोग इस्तीफे दे देते और तकरीबन हाफ जो है वो आपकी नेशनल असेंबली में दे देते। अगर इस तरह का मामला होता, फिर केपीके में भी होता और ज़ाहिर बलूचिस्तान में भी होता, तो फिर ये बड़ा मुश्किल होता है इस हुकूमत के लिए सस्टेन करना। ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था। ठीक है ना। और हमने ये बात, मैं आपको और बता दूं कि ये बात कि जिस दिन इमरान खान साहब ने 2 दिन बाद जब सेनेट का इलेक्शन हुआ था जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत गए थे, 2 दिन बाद हमने ये ऑफर की थी जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया था कि इनको रोकते हैं। लेकिन उस वक्त शायद मामला जो है वो इस तरह नहीं थे। उस वक्त ये लोग कहते थे कि पंजाब में करें। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि बेहतर ये मामला अगर एक इवॉल्व होके एक कॉन्सेंसस की तरफ जा रहा है तो ये अच्छी बात है। हम आवाम के सामने तो सुरखरू होंगे अगर हम ये नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आए, या वो कामयाब होगी या नाकाम होगी। अगर कामयाब होंगे तब भी सुरखरू होंगे, नाकाम होगी तब भी आवाम को पता है कि हमने तो कोशिश कर ली। अच्छा। हम इन माफिया से जितना मुकाबला हमने किया हम आगे भी करते रहेंगे। ठीक, नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं। पीपल्स पार्टी से फिर सवाल करेंगे कि जब ये बातें की जाती हैं कि जी हमारे साथ मिल के, और बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं अगर मेरी तजवीज़ को मान लिया जाए तो अभी तक 2 लॉन्ग मार्चों का ऐलान किया गया है। क्या ये 2 लॉन्ग मार्च एक लॉन्ग मार्च भी बन सकता है या नहीं? मजीद सवाल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे बिलावल भुट्टो ने जो आज एक तजवीज़ पेश की है उसी के ऊपर हम बात कर रहे थे। पलवेशा साहिबा, पीडीएम के अंदर जब नाराजगियां हुई और आपस में मामला खराब हुए तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, जरदारी साहब की जानिब से एक डिमांड यह भी थी कि मियां साहब वापस आएं। आज की जो तजवीज़ दी गई है उसके अंदर मियां साहब की वापसी का जिक्र नहीं है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से अभी भी वो डिमांड मौजूद है? देखिए मंसूर, मियां साहब, पहली बात तो ये कि आज की तजवीज़ में इसलिए रेलिवेंट नहीं थे कि वो कोई उनका नेशनल असेंबली में अदम एतमाद के दौरान कोई अपना तो वोट है नहीं क्योंकि वो मेंबर नहीं है। लेकिन मैं समझती हूँ अदम एतमाद और मियां साहब की वापसी 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। और जाहिर है अगर अदम एतमाद को वो ओके करेंगे तो भी मियां साहब ही ओके करेंगे, तो यहाँ अदम एतमाद होगी। जहां तक उनकी वापसी का ताल्लुक है, ये तो बहुत बेहतर होगा कि वो वापस आ जाए, और वो वापस आए तो फिर इस मुल्क में जो भी सियासी जिद्दोजहद होगी उसमें भी तेजी आएगी। और मैं समझती हूँ इनके अपने जो पार्टी है वो भी उनको बीच में पाके खुश होगी। तो हमें भी ये इम्तियाज हासिल है। हमारे लीडर्स तो यही हैं, जेल भी गए, बीमार भी रहते हैं, लेकिन यही है। अब बात यह है कि किस वक्त आना या किस वक्त नहीं आना, वो तो खैर उनकी सवाबदीद पे है, उनसे कोई जबरदस्ती नहीं हो सकती। लेकिन बात 2 लॉन्ग मार्चेस की आपने की, बात ये नहीं है कि 2 हो या 10 हो। बात यह है कि इमरान खान साहब ने कहा था कि अगर 100 बंदा भी खड़े होकर मिलके नारा लगाए कि गो इमरान गो, तो मैं चला जाऊंगा, मैं देर नहीं करूंगा। आज मुल्क में अगर एक सूबे से दूसरे सूबे तक लॉन्ग मार्च हो रही है, मशरिक से मगरिब तक लोग परेशान हैं, बदहाल हैं, तो क्या उन्हें वो 100 लोग गिनती में नजर नहीं आते जो कि अब चाहते हैं कि अब वो बहुत हो गया, अब वो जाएं? और फिर ये कह देना कि ऐसी पार्टीज जो हैं
मतलब किसी के लिए, जैसे नूर आलम खान है, जो भी है, हमारी पार्टी में भी वो रहा है, लेकिन किसी भी मेंबर को इतना पस्त समझना और किसी भी वर्कर को भी इतना पस्त समझना कि वो अगर पार्लियामेंट में नहीं है तो वो उसकी कोई हैसियत नहीं, ये मैं समझती हूँ बड़ी गलत बात है। नूर आलम खान को आप जो मर्जी कहें, तमस्खर उड़ाएं, लेकिन उसने आपका बैंड तो बजा दिया फिलहाल। और इसी तरह आपके बाकी जवाद अहमद साहब ने, वो जो कहते हैं ना, घर का भेदी लंका उठाए, तो रावण की लंका आप उठा रहे भेदी। तो अब इस वक्त अपनी जो कमजोरियां हैं, कल G9 इस्लामाबाद G9 में पुलिस के नाके पे फायरिंग हुई, पुलिस वाले, आपका हार्ट ऑफ द कैपिटल में पुलिस वाले शहीद हुए, किसने जिम्मेदारी कबूल की? कुछ पता है? कोई खबर है कि मुल्क में क्या हालात हो रहे हैं? आपके कैपिटल सिटी में कितनी डकैतियां हुई हैं? आप देख लीजिए पिछले चंद माह में यहाँ क्या हालात हुए हैं, कोई नजर है लोगों के ऊपर? लोग भूख से बदहाल होकर जो है वो एक दूसरे के ऊपर पल रहे हैं। और मैं आपको ये भी कहूँ, ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि जी हम अगर एक IMF ज्यादा बजट पास हो गया, ग्रीस में भी, ग्रीस के अवाम ने रेफरेंडम में IMF की जो है वो रिजेक्ट किया उनका पैकेज, लेकिन उनकी हुकूमत ने पास करा लिया। क्या हुआ? आज 25% ग्रीस की इकोनॉमी सुकड़ गई। बात ये कि ये कोई इतनी फखरिया पेशकश नहीं थी जो असेंबली में पेश हुआ। आपको पता है क्यों पास हुआ? मुझे भी पता है, हम सबको पता है, हम कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन बात ये है कि अवाम कभी भी नहीं भूलते। अवाम ने तो जैसे लिबिया की जैसी अवाम ने कजाफी के साथ क्या हाल किया, उसको गटर से बाहर निकाल के गोली मारी। तो आप मत समझे कि अवाम पिसते रहेंगे, उनके गले हलक से आवाज नहीं निकलेगी। वो जो मैं बहुत दिनों से सुन रही हूँ, हाथ सर पे है, हाथ पांव पे है, वो पता नहीं किसके सर पे और किसके पांव पे है, लेकिन एक हाथ जरूर अवाम के गले पे है और वो है हुकूमत का हाथ। और इस हाथ को आप जितनी जल्दी जो है हटाएं और जितनी जल्दी लोगों को सांस लेने की इजाजत दें, खाने पीने की इजाजत दें, इज्जत की रोटी की इजाजत दें, उतना बेहतर है। वरना ये समझ लें कि आप टिकिंग टाइम बॉम्ब पे बैठे हुए हैं। सदाकत साहब, टाइम बॉम्ब। अब आप सिर्फ हुकूमत के खिलाफ इनके एक वजीर वो निकाल रहे हैं, क्या कहते हैं, लॉन्ग मार्च। क्यों? हमें कोई इसकी परवाह नहीं है। हमें पता है सिंध की आवाम इनको कोई सपोर्ट नहीं करते, हमें पता है कि आवाम के नजदीक इनकी कोई हैसियत नहीं। जितनी मर्जी मैं जरा सदाकत साहब से जरा पॉइंट ऑफ व्यू, सदाकत साहब करें, क्योंकि जब आपका एतमाद आवाम पे हो तो आपको कोई परवाह नहीं होती। ठीक है सदाकत साहब, ये जो कुछ भी परवेश साहिबा ने फरमाया है, इसमें आपको नहीं लगता कि बाकी आपकी पार्टी के अंदर जो नाराजगियां हैं, आप लोग उसको बहुत लाइटली ले रहे हैं? नूर आलम खान साहब का आपने जिक्र किया, इसके अलावा और लोग भी हैं जो नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। अहमद जवाद साहब ने, बेशक वो कौमी असेंबली के मेंबर नहीं, लेकिन आपके मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात थे। इस तरह के और बहुत से लोग हैं जो इस नाराजगी का इजहार कर रहे हैं और वो आपकी हुकूमत की परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं है। देखिए मंसूर, मैंने नूर आलम साहब मेरे दोस्त हैं, हम बड़े अच्छे कुलीग हैं, हमारा इकट्ठे ही रहते हैं, मैंने कभी उनकी हद तक नहीं की। मैंने कहा कि आप हुकूमत गिराने का सारा वजन अगर नूर आलम बेचारे एक MNA पे डालेंगे तो फिर ना ही समझे, मैंने इस तरह की बात की है। नंबर 2 ये कि नूर आलम ने भी हमें ज़िमनी बजट में जो हमारा जो मनी बिल था, फाइनेंस बिल था, उसमें हमें सपोर्ट किया और किसी ने हमें कन्विंस नहीं किया। हमें अपनी हुकूमत ने कन्विंस किया कि पाकिस्तान के लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों हम स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं। रही बात कि जी इलेक्शन में हमें नज़र आ गया, तो बिल्कुल नज़र आ गया कि KP में हमें तो पड़ी हैं 18 सीटें, हमें तो बड़ी शर्मिंदगी है। और जिनको 1 पड़ी है और जिनको 2 पड़ी है, उनको अगर शर्मिंदगी ना हो तो मंसूर आप खुद ही बता दें, हमें अगर वोट की बात है तो हम GB का इलेक्शन जीत जाते हैं, हम कश्मीर का इलेक्शन जीत जाते हैं, हम ज़िमनी इलेक्शन में अपनी सीटें जीत जाते हैं, कुछ हार भी जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। हुकूमतें कभी पॉपुलर होती हैं, कभी अनपॉपुलर होती हैं, लेकिन PTI इज दी ओनली पार्टी जो पूरे पाकिस्तान में है। बाकी तो ये सूबों की छोटी छोटी पार्टियां रह गई हैं। अब जो आपने बात की कि मईशत के बारे में जो परवेश साहब ने बातें की, देखें जब हम आते हैं तो मंसूर हमारे पास $7 अरब के रिजर्व होते हैं और उस साल का खाली बैरूनी खसारा $19.5 अरब होता है। आज रिजर्व पाकिस्तान के 25 से $30 अरब के करीब है। एक्सपोर्ट हमारे जो नवाज शरीफ के दौर में डूबे रहे, आज $30 अरब है। हमारे रेमिटेंसेस रिकॉर्ड आए हैं, हम 6000 अरब का टैक्स कलेक्ट करने जा रहे हैं। 4 बड़ी फसलें हमारी जो है इस वक्त वो बम्पर क्रॉप्स हैं। पाकिस्तान में बहुत खुशहाली की तरफ हम जा रहे हैं।
पूरी दुनिया कोविड में रही है, कोविड की वजह से महंगाई पूरी दुनिया में आई है, पाकिस्तान में भी महंगाई है, सवाए महंगाई के सारे इशारे मस्बत हैं। पाकिस्तान को हम कश्ती को मझधार से निकाल के हम आगे लेके जा रहे हैं। हाँ, ऑपोजिशन का काम है मायूसियां बांटे, लेकिन मुझे बताएं पीपल्स पार्टी वालों, अब पंजाब में आपका टिकट कौन लेगा, और नून लीग का सेंट्रल पंजाब के अलावा सिंध में कौन टिकट लेगा, केपी में कौन टिकट लेगा, बलूचिस्तान में कौन लेगा? इंशाल्लाह जल्दी से जवाब ले लूं इसका। डॉक्टर अफनान साहब इसका जवाब दीजिएगा, बिल्कुल दीजिएगा इस बात का जवाब कि कौन लेगा आपका टिकट सिंध के अंदर। ये है कि जब इनको हुकूमत दी गई उस वक्त इनके जो पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे वो 16.3 बिलियन डॉलर थे, और ये बात कोई 1000 दफा मैं दोहरा चुका हूँ टीवी पे। स्टेट बैंक की वेबसाइट पे जाएं, मैं चैलेंज करता हूं मंजूर 7 अरब डॉलर देख लें, 16.3 बिलियन डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे, और ये पहले भी बहुत दफा हो चुकी है, बात ही गलत है। अब बात रह गई कि बम्पर क्रॉप की। अल्लाह के फजल से इतनी बम्पर क्रॉप होगी, पूरे पाकिस्तान में यूरिया नहीं मिल रहा, डीएपी नहीं मिल रहा, डीएपी नहीं मिल रहा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अफनान साहब की कमी की वजह से मुझे प्रोग्राम खत्म करना पड़ेगा। सदाकत साहब और पलविशा खान साहब, नाज़रीन कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।